Hello, my dear students. Stay home, stay safe. This lecture we continue mass spectrometry, not mass spectroscopy. We already discussed about what is the spectroscopy and what is the spectrometry. The spectroscopy is the theoretical concept, but the spectrometry is the practical concept. The spectroscopy depend on observations and transmittance of electromagnetic radiations. We already discussed about that. But in case of spectrometry, we will not use the electromagnetic radiations. We will use here the lighter आपके इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्डमेंट्स गैसेस कौन सी इनर्ट गैसेस टू break down and to fragmentizations for big molecules to the small molecules. These molecules, the daughter molecules may be neutral, radical or charged as positively. ठीक है, और therefore we will continue the mass spectrometry here. We will discuss about its spectra. The spectra is draw between the abundance of the fragmentation ions, fragment जो बने हैं अपने, और m/z रेशियो उसका molecular weight. तो we will here today we will discuss about instrumentation of mass spectrometry. This is very important because we will to understanding the mass spectrometry, it is necessary that we will discuss about, we here discuss about before the continue to before the studying, before the starting the deep lecture of mass spectrometry, we will discuss the instrumentation. Okay, my dear students, तो चले, let's go. First of all, the sample is here. The sample जो है हमारा यहाँ पे होता है. हमेशा ध्यान रखना कि हम यहाँ पे मेथड की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटर की बात कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन. और भी बहुत सारे मेथड हैं, फैब है, सैब है, इस प्रकार से. तो फैब सैब की बात ना करके हम क्या करें, यहाँ पे सिर्फ आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं, केमिकल आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं. तो वो आयनाइजेशन क्या है, केमिकल आयनाइजेशन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट के द्वारा भी आयनाइजेशन हो सकता है. तो आयनाइजेशन चैम्बर है, वो आयनाइजेशन चैम्बर क्या डेवलप होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन किस प्रकार से हम बात करते हैं. देखिए कि जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल को जो अननोन कंपाउंड है, उस अननोन कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमें जो है मेजर करना है, तो पहले क्या करेंगे, उस कंपाउंड जो है वो प्योरली क्या होना चाहिए पहली बात. तो दूसरी बात ये है वो ऐसा इस तरह का सॉल्वेंट हमें पता होना चाहिए जिसमें कि वो कंपाउंड, वो सैंपल जिसका हमें निकालना है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, वो बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसपेरेंटली डिजोल्व हो. एक सॉल्वेंट लेंगे जिसमें कि वो ट्रांसपेरेंटली बिल्कुल डिजोल्व हो जाए और वो सॉल्वेंट जो है किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करे, यानी वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए. जैसे CCl4 है आपका, दूसरा जिस प्रकार का कंपाउंड है उसका है. और इस जो हम बात कर रहे हैं, जो सॉल्वेंट लेंगे वो सब रेफरेंस के रूप में हम उस स्पेक्ट्रा के रूप में पहले ही उसका स्टार्टिंग के अंदर उसका स्पेक्ट्रोमेट्री निकाल लेंगे, ताकि उससे रिलेटेड जो भी पीक्स आया उसको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ बैकग्राउंड में ले जाएं और हमें जो चाहिए कंपाउंड, उस कंपाउंड का हमें स्पेक्ट्रा मिले. ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, ऐसे जो आपके सॉल्वेंट्स है उस सॉल्वेंट का हमें लेना पड़ेगा और उस सॉल्वेंट में डिजोल्व होने के बाद में उसको वेपराइज करना पड़ेगा. कि वेपराइज करने से क्या हो जाएगा भाई, कि वेपराइज करने से सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या एस्केप कर जाएंगे, और एस्केप करते हुए बिल्कुल दूर एक डस्ट के रूप में, एक जैसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, यू नो अबाउट दैट टिंडल इफेक्ट. तो इस प्रकार से जो है आपका वो पार्टिकल्स रूप फैल जाएंगे और फैलने के बाद में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल बिल्कुल दूर होगा, वेपराइज हो जाएगा, एस्केपिंग हो जाएगा. तो उस चीज़ को हम यहाँ पे यूज पे ले रहे हैं. देखिए चलिए, इस प्रकार से यहाँ पे हमने सैंपल रखा, सेपरेट वेपराइज कर दिया, वेपराइज करके वेपर के रूप में जो m है, मान लीजिए ये इसका मास है,
वो मॉलिक्यूल मैम के रूप में यहाँ से इस स्लिट पे रूप में से बाहर निकल रहा, इसमें से निकल रहा है। निकलते क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक हमारा क्या होता है, इस प्रकार से फिलामेंट होता है, उस फिलामेंट के द्वारा हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स 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 का बीम के रूप में बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। तो बीम के रूप में जब बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो m प्लस डॉट इस प्रकार से बम्बार्डमेंट कराएंगे। तो एक मॉलिक्यूल इस प्रकार से हमने बात की थी उस समय भी कि इस प्रकार से हमारे पास कोई कंपाउंड है आपका CONH2। तो हम जानते हैं CONH2 में ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है और ये ब्रेक डाउन होकर ये कंपाउंड जो है पॉजिटिवली चार्ज और ये रेडिकल के रूप में निकल रहा है। जैसे कंडीशन यहाँ पे भी जो है, जो आपका मॉलिक्यूलर आयन है वो मॉलिक्यूलर आयन के रूप में यहाँ पे एक रेडिकल से इलेक्ट्रॉन से टकराता है। जैसे कि ये है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का हमने इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाया, इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करवाते हैं। तो इस पे करवाया तो m प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, निकलने के बाद में हमें ये बनता है, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस आयन के रूप में निकलता है। तो ये आयन जो है उस आयन का डिटेक्शन करना है हमें। तो वो आयन जो है धीरे धीरे अपना जा रहा है, जाकर के क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है कुछ आपको प्लेट्स लगी हुई है, 1 2 3 प्लेट्स है। ये प्लेट्स क्या करती है, एक्सिलरेट करती है उस आयन को, उस आयन को मतलब खींचती है, क्योंकि आयन पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को खींचने के लिए क्या चाहिए भाई, नेगेटिवली चार्ज चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव के रूप में यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसको इसके वेपर से टूटने के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद मॉलिक्यूल्स को यहाँ से एक्सिलरेट किया जाता है, यहाँ से इसकी काइनेटिक, इसकी जो एब्जॉर्ब करने के बाद में या इसको अपनी तरफ खींचने के बाद में इसको एक्सिलरेट किया जाता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया जाता है। और काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, जब एकदम से आपने उस मॉलिक्यूल को इसमें से पुक्स अप किया और एकदम से जो है ब्रेक डाउन होते ही इसको खींच रहा है। तो खींचते हुए वो आपको यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आकर यहाँ पे इस प्रकार से एक्सिलरेट करते हुए इसको फोकसिंग किया जा रहा है। फोकसिंग करके इसको एक एनालाइजर चैम्बर ट्यूब, है, उस ट्यूब के अंदर इसको पास आउट कर दिया जाता है। पास आउट करने के बाद में यहाँ पे देखिए कुछ मैग्नेट्स लगे हुए हैं और ये मैग्नेट क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ जो है खींचने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा उसको एक्सिलरेट करते हैं अपने उस पूरे जो एनालाइजर चैम्बर है, उस एनालाइजर चैम्बर में अपने आप को जो है फैलाने की कोशिश करते हैं, वो फैलाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और हमें पता है कि जो हैवियर होगा, लाइटर होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल्स का फ्रैगमेंटेशन हुआ है। फ्रैगमेंटेशन होने के बाद में कुछ छोटे फ्रैगमेंट ही बनेंगे जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, वो हमें पीछे की तरफ मिलेंगे, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो है, उसको जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी जो स्पीड है, वो स्पीड हमें कम मिलेगी। लेकिन जो लाइटर होगा जो आपके हमें क्या मिलेगा, आगे की तरफ मिलता है, और जो भारी होंगे वो पीछे की तरफ मिल रहे हैं। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपका एक बैकग्राउंड ये दिखाई दे रहा है, ये एक लाइन डायग्राम। इस लाइन डायग्राम से हमें जो है पता चल रहा है किस प्रकार से मॉलिक्यूल फ्रैगमेंट होते हैं, किस प्रकार से आगे एक्सीलरेट हो रहे हैं, एक्सीलरेट होने में किस प्रकार से एनालाइजर द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक के द्वारा किस प्रकार से उसको वापस से काइनेटिकली जो सेपरेट किया जा रहा है। सेपरेट करने के बाद में लाइटर और हैवी के रूप में सेपरेट हो रहे हैं, और सेपरेट होकर फिर एक एक करके हमारे डिटेक्टर के पास, कलेक्टर के पास डिटेक्ट हो रहे हैं, और डिटेक्ट होकर हमें देख रहे हैं उसका किस फ्रैगमेंट का एबिंडेंस ज़्यादा है, किस फ्रैगमेंट का जिस इस मॉलिक्यूलर जो वेट आया है उस फ्रैगमेंट का एबिंडेंस ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा होगी, और इसका एबिंडेंस ज़्यादा होता है, वही हमारे लिए कहलाता है बेस पीक। हमने पहले बात कर चुके थे। तो इस प्रकार से ये कलेक्ट कर ले, कलेक्ट करने के बाद हमें ये इंस्ट्रूमेंटल जो है इस प्रकार से कलेक्टर होगा, मॉनिटर किया जाएगा। मॉनिटर करने के बाद जो पहले पहुंचेगा उसको मॉलिक्यूलर वेट हमें देखना है, और उस मॉलिक्यूलर वेट को उसको वहाँ पे मेजर किया जाता है, किस प्रकार से डिटेक्ट किया जाता है। उस कंप्यूटराइज सारा सिस्टम डेवलप होता है पूरा का पूरा। उसके अंदर जैसे कोई आता है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें एग्जैक्ट बता दिया जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है, और वो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट से हमें पता लगता है CH3 पॉजिटिव ग्रुप में है, या फिर इस प्रकार से ये जो 71 के रूप में ये मिल रहा है तो 71 दिखा देगा, 71 है तो इसके बाद दिखा देगा। फिर जो है कुछ ऐसी चीज़ होगी इसके कि हमने 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम कुछ इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट किया है, वो हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक के रूप में देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, हमें पता चलता है कि दिस इज द मॉलिक्यूलर आयन पीक, और मॉलिक्यूलर आयन पीक ही उसका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल का टारगेट मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट की पीक कैसी मिलेगी, बिल्कुल ही लाइट मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है,
और उस केस में वो सबसे आगे हमें मिलती है तो पता चल जाता है कि सब मोलिकुलर वेट क्या है। और फिर उसके बाद में उस मोलिकुलर वेट का क्या कर रहे हैं हम उसको वापस से उसको ब्रेक डाउन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन होकर के देखो ये टूट गया है, टूटने के बाद ये मिला और एक NH2 मिला। इस प्रकार से पता चलता है टोटल मोलिकुलर वेट तो 121 है, लेकिन जैसे NH टूटता है तो उसका 70 90 कितना होता है 71 या किस प्रकार से जो आपने पहले पढ़ा था वो आ जाता है। N का 14 और 2 14 और 2 16 16 कम कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो 121 में से 16 कम कर लीजिए तो उस प्रकार से हमें जो है मिलता है। और मिलता है तो वो मिलेगा हमें इस प्रकार मिलने के बाद में ये जो है वो इस कलेक्टर के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा। इसका भी मोलिकुलर वेट दे देगा, टोटल का ही मोलिकुलर वेट दे देगा। दोनों को माइनस करोगे, माइनस करने के बाद में इसका जो फ्रेगमेंट हो चुका है, जो रेडिकल के रूप में अलग हो चुका है, उसका भी मिल जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कितना मोलिकुलर वेट का हमें कंपाउंड या सैंपल है वो मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी अननोन सैंपल का मोलिकुलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं आगे। ठीक है, चलो इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंटल आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसको बार बार देखना और एक बार कॉपी पेन लेकर के इसको कोशिश करना समझने की, फिर हम इसको बारे में और आगे बात करेंगे। कोई दिक्कत हो तो वी कैन आस्क बाय व्हाट्सएप ग्रुप, बाय कमेंट्स, और आप जो भी देखें उसको कमेंट जरूर करें। लाइक करने से कोई मतलब नहीं होता, कमेंट करना चाहिए। कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ गलती होगी उससे पूछ सकते हो। दैट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर, प्रोफेसर एंड स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज नॉट ए like this is the your classroom, and you can ask by comments any questions by YouTube channel and also by the WhatsApp group. ओके, चले आगे। तो इस प्रकार से हमें अब देखते हैं कि जो मोलिकुलर आयन बनते हैं या फिर इस प्रकार से जो मोलिकुलर बन रहे हैं उस मोलिकुल्स का फ्यूचर क्या होता है, द फ्यूचर ऑफ द मोलिकुलर आयंस। फ्यूचर क्या हो सकता है कि आगे जाके फ्रेगमेंट हो सकता है और इस प्रकार से जो है वो भी देखने को मिल सकता है। तो उसको छोड़िए, हम बात करते हैं क्या कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो आयनाइजेशन हो गया है। इस प्रकार से अपने पहले भी देख लिया था, 121 से 105 के ऊपर देख लिया था अपन ने। इस प्रकार से हमें एक स्पेक्ट्रा बिल्कुल इस प्रकार से मिल गया था। तो 121 था, इसका क्या था मोलिकुलर आयन पीक थी। मान लीजिए 121 में बात कर रहा हूँ, वही पहले पिछली बार बात करी थी, समझाने के लिए है। इस प्रकार से स्टेमाइड, और फिर जो है 105 में मिला था 105, और फिर जो है हमें वापस से जो है बहुत अच्छा पीक जो है देखने को मिला, और वो पीक रहा था 71 पर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी एबंडेंस है, एबंडेंस इन द परसेंट। एबंडेंस जो है वो यहाँ मिल रही है, नॉट परसेंट, एबंडेंस के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है। तो कहती है हमारी क्या बेस पीक, पहले बता चुका हूँ, और ये हमारी मोलिकुलर आयन पीक, और इसको पैरेंटल ही बोल सकते हैं, पैरेंटल आयन पीक भी बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार से ये जो एबंडेंस और M/Z के रूप में एक ग्राफ खींचता है, और इस ग्राफ के द्वारा हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री को निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझेंगे, फिर इसके आइसोटोपिक पीक के बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इसका ऑर्डर कौन सा जो पार्ट है या कौन सा जो उसका सब्स्टिट्यूएंट है किसी मॉलिक्यूल का, वो फ्रेगमेंट होगा। उस फ्रेगमेंट के अंदर हम फ्रेगमेंटेशन मोड के रूप में देखेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन मोड से पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ क्या आइसोटोपिक इफेक्ट के लिए। तो उस आइसोटोपिक इफेक्ट में क्या होता है, इस प्रकार पहले अपन एक चीज़ मैं देख लेता हूँ कि आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए कि जैसे Cl है, Cl का कितने बताएगा भाई, Cl का जो आपके जो पीक है या फिर जिस प्रकार से जो मास है वो कितने पाता है, हमें सबको पता है कि Cl का जो मास हमें देखने को मिलता है वो 37 जो है, इसका कितना होता है 37, और Cl अगर नॉर्मल देखें 35, तो ये तो नेचुरल है, इसका आइसोटोप है, आइसोटोप, और ये है इसका जो होता है इसका आइसोटोप। इस प्रकार से बोरोन जो है, बोरोन का जो मिलता है वो होता है 79 पर, और इसका आइसोटोप होता है Br 81 पर होता है। ठीक है, इसका देखो कितने का अंतर हुआ,
दो का अंतर है, इसका भी दो का अंतर है। दोनों के मोलिकुलर मास के रूप में, मोलिकुलर वेट या इसका जो मास है उस मास का अंतर, इस प्रकार से अंतर देखने को मिल रहा है, अंतर देखने को मिल रहा है। ये सब आइसोटोप्स हैं। तो इस आइसोटोप का इफेक्ट भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मिलता है, उसके बारे में बात करें। हमारे जो कोर्स है उस कोर्स में केवल हेलोजन आइसोटोप के बारे में बात की गई है, तो हम हेलोजन्स आइसोटोप के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, हेलोजन्स आइसोटोप के बारे में ही पढ़ा जाएगा और उसके एबंडेंस क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, किस प्रकार से निकालते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो पहले बात करते हैं, हेड डालिए कि आइसोटोप। आइसोटोप्स के रूप में, इन केस ऑफ क्लोरो एंड ब्रोमो, द कंपाउंड्स आइसोटोपिक पीक आर also absorb near to its molecular ion peak। मोलिकुलर आयन पीक होगा, उसके पास ही उसकी आइसोटोप पीक भी मिलती है, लेकिन दोनों का मोलिकुलर वेट अलग अलग होगा। हम जानते हैं कि आइसोटोप जो होते हैं उसका मास, उसका आपका जो जेड वैल्यू है, ठीक है ना, उसकी जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन उसका मास जो है वो डिफरेंट हो जाता है। उसकी जेड वैल्यू सेम रहती है, एम मास जो है वो डिफरेंट हो जाता है। वो आइसोटोप के रूप में हमें क्या आता है। इस प्रकार से जो आइसोटोप जो है वो हमारे आइसोटोप की इंटेंसिटी जो है वो इंटेंसिटी हमें अलग अलग मिलती है। उस किस प्रकार से मिलती है, देखिए कि यदि हमारे पास कोई भी आइसोटोप हमें मिला, ठीक है ना, मान लीजिए बोरोन एक आइसोटोप है, उस बोरोन के आइसोटोप की जो कितने पाती है, अगर हम देखें तो उसका मास जो है बोरोन नॉर्मल का 79 है, लेकिन अगर हम आइसोटोपिक देखें तो Br81 आएगा, यानी +2 आएगा, M और M+2 इस प्रकार से मिला। तो ये इसकी जो मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास में बोरोन जुड़ा हुआ है और उसका बोरोन जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ में उसको मोलिकुलर आयन की पीक के साथ में एक पीक और आएगी माय डियर स्टूडेंट्स। इस पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि हमारे पास इस प्रकार से आती है तो साथ में एक अगर मोलिकुलर आयन पीक है तो उसके साथ में एक पीक और आएगी, थोड़ी कम होगी। इस प्रकार से जो है हमें इसके रूप में हमें देखने को मिलती है। और वो जो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी और हमारे जो दूसरी इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो वो इंटेंसिटी के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो वो इंटेंसिटी को हम ये कह सकते हैं जितना ज़्यादा इसका है उसी प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। यदि मान लीजिए एबंडेंस और M/Z में इस प्रकार के दो पीक बिल्कुल सेम क्लोज मिल रही है, इसकी M वैल्यू ये है और दूसरे की M+ वैल्यू है और M+2 वैल्यू ये है, और दोनों की लाइनिंग एकदम बिल्कुल सिमिलर है, यानी उसका रेशियो 1:1 है। उसका रेशियो 1:1 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें बात करेंगे कि वो आइसोटोप्स जो होगा, वो आइसोटोप क्या होगा कि उसमें जो कोई हेलोजन कंपाउंड है, उस हेलोजन कंपाउंड के पास बोरोन हेलोजन जुड़ा हुआ है, यानी एक इस प्रकार की दो एक इसके जो मास स्पेक्ट्रा है इसको 1:1 रेशियो के अंदर दो M+2 के रूप में मिल रही है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसके अंदर हेलोजन जो है वो कौन सा है, बोरोन है। ठीक है, लेकिन यदि आइसोटोप के रूप में, हेलोजन के रूप में अगर क्लोरीन जुड़ा है, आपके कोर्स में दो ही है, ब्रोमीन और क्लोरीन। इस प्रकार से अगर आइसोटोप के रूप में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन का M वैल्यू कितने पाता है, क्लोरीन का M वैल्यू 35 और M+2 वैल्यू जो है कितने पाएगी, 37 पाती है। तो इसका जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, क्लोरीन का स्पेक्ट्रा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्लोरीन का स्पेक्ट्रा जो है वो मिलता है आपका 1:3:1 रेशो के रूप में, यानी 35 जो है वो आपका ये मिलता है Cl और 37 जो है वो मिलता है G। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो रेशियो है 1:3 रेशियो के रूप में मिलता है, और बल्कि बोरोन का 1:1 रेशियो मिलता है। इस प्रकार से मास स्पेक्ट्रा के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि उस हेलोजन
कंपाउंड्स के अंदर जिसमें हेलोजन उपस्थित है उसके बाद क्लोरो है या ब्रोमो है। यदि वो रेशो 1:1 के रूप में मिलता है तो हमें वो ब्रोमो वाला कंपाउंड है। यदि उसके पास 3:1 रेशो मिलता है तो वो कौन सा है, वो हमारा जो है आपके क्लोरो वाला कंपाउंड है या क्लोरीन वाला कंपाउंड है। उस पर क्लोरीन हेलोजन उपस्थित है क्योंकि क्लोरीन आइसोटोप का मास स्पेक्ट्रा 3:1 रेशो में मिलता है। ठीक है, चलें आगे चलिए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं, थोड़ा सा आप लिखना चाहो लिख लीजिए। द इंटेंसिटी रेशो ड्यू टू द हेलोजन आइसोटोप इन द मास स्पेक्ट्रा कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉर्मूला। अब क्या है, तो इस प्रकार से जो है कभी भी आइसोटोपिक जो मास स्पेक्ट्रा है उसके द्वारा हम ब्रोमीन और क्लोरीन उपस्थित है या नहीं कंपाउंड के रूप में, अननोन कंपाउंड में, वो पता लगा सकते हैं। यदि 1:1 रेशो में तो ब्रोमीन है, अगर 3:1 रेशो में आ रहा है तो वो क्लोरीन है। ठीक है, ये है दिस कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट। ओके, आगे चलिए। अब ये सपोज कीजिए एक से अधिक ब्रोमीन है, तो एक से अधिक ब्रोमीन है या फिर एक से अधिक क्लोरीन है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लेते हैं x + y की पावर n, where is the n is equal to number of halogens। ठीक है, where is the x + y is equal to ratio of isotopes या yes ratio of mass intensity ratio, the ratio of isotopic intensity। जैसे कि ब्रोमीन के लिए क्या था 1:1 था, तो x भी 1 होगा y भी 1 होगा, तो x भी 1 होगा y भी 1 होगा। इस प्रकार से क्लोरीन के लिए क्या था 1:3, तो इसके लिए क्या हो जाएगा x = 1 हो जाएगा और y के लिए 3 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ये जो रेशो कहलाता है, ये रेशो होता है क्या x + y। इस प्रकार इस फॉर्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं। इसके अगले एग्जाम्पल्स हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।